दुनिया को अब तक लगता था कि जो बेसिक डिफरेंस था ईस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और वेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वो बेसिकली सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद था। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो बेसिक डिफरेंस, स्ट्रक्चरली डिफरेंस जो आया था वो आपका 1970s के बाद में आया था। 1970s के बाद कंट्रीज़ को ये लगा था कि सिर्फ आर्मी की पावर से ही सब कुछ नहीं होगा, उससे डोमिनेंस नहीं क्रिएट होगा, हमको टेक्नोलॉजी में भी अपने आप को एनहेंस करना पड़ेगा। तो जब टेक्नोलॉजिकली एनहेंसमेंट की जब थॉट वेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आया तो उन्होंने R&D पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू करा। यूएसए आज भी 3.5% ऑफ इट्स GDP, मोटा मोटा $1.2 ट्रिलियन आज भी R&D में खर्च करता है। जब वेस्ट ने R&D पे खर्च करा तो उन्होंने ये सोचा कि यार जब हम R&D का हब बन सकते हैं तो फिर हम ब्लू कॉलर जॉब जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, उस पर हम अपना ध्यान क्यों लगाएं, उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करें। तो ये जब उनके दिमाग में आया तो उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। अब आउटसोर्स करने के लिए उन्होंने प्लेयर्स ढूंढे। तो आउटसोर्स करने के लिए जब प्लेयर्स ढूंढे तो उनको समझ में आया कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में तो ऐसे प्लेयर्स मिलेंगे नहीं जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो सके। तो वो गए टुवर्ड्स द ईस्ट, टुवर्ड्स द एशियन कंट्रीज। उसमें एशियन कंट्रीज में जब वो जाए तो उन्होंने देखा कि मेन प्लेयर कौन उभर के आ सकता है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत डेंस हो। डेंस पॉपुलेशन कहाँ पर थी? चाइना में, इंडिया में। एंड हाँ, जापानीज़ में उस टाइम जापानीज़ वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त भर के आ रहे थे। दे वर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन कि अपनी कंट्री को उठाना है। तो उनको भी ऐसे देखा जा रहा था कि वो भी हमारे को मैन्युफैक्चरिंग में बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स करके एशियन कंट्रीज में डाल दिया।